गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू 8th लेक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड सीरीज़। दोस्तों, आज आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनको कमेंट सेक्शन नहीं दिख रहा। दोस्तों, कमेंट सेक्शन इट इज़ जस्ट बिलो योर एक्चुअल वीडियो के बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन के बाद आपको दिखेगा। अगर नहीं है सो गो टू द बॉटम, स्क्रॉल इट डाउन एंड गो टू द बॉटम ऑफ द स्क्रीन और वहीं पे आपको मिलेगा बॉटम राइट में गो टू कमेंट सेक्शन। समझ में आ गया? तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले और एक बात, आपको कमेंट करना है बट डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। यही हमारा मोटिवेशन है। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड मोटिवेटर्स। तो दोस्तों, यहीं से आज आगे बढ़ते हैं। आपके सामने है लास्ट स्क्रीन ऑफ द लास्ट लेक्चर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये इक्विटी फंड, डेट फंड का कैटेगरी कैसे बनता है। आज हम देखेंगे कि ये इक्विटी फंड या डेट फंड में कोई सब ऑप्शंस होते हैं क्या, और होते हैं तो कैसे बनते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ये हमारा म्यूचुअल फंड ऑफिस। जी हाँ दोस्तों, ऑफिस बड़ा हो गया और अपग्रेड हो गया है। हम अज्यूम कर दें कि ये म्यूचुअल फंड ऑफिस ने एक इक्विटी फंड लॉन्च किया है। ओके, इक्विटी फंड मीन्स व्हाट? जो फंड इक्विटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेगा वो हो गया इक्विटी फंड। लेकिन अब होता यह है कि इन्वेस्टर्स के प्रेफरेंस भी होते हैं। जैसे कि ब्रॉड लेवल पे हमने देखा कि सम वांट टू इन्वेस्ट इन इक्विटी, सम वांट टू इन्वेस्ट इन डेट मार्केट। लेकिन इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स को और भी प्रेफरेंसेस होते हैं डिफरेंट। यानी कि एक फ़िल्टर लग जाएगा। कोई इन्वेस्टर कहेंगे कि नहीं, हमें सिर्फ बड़ी कंपनीज़ में ही इन्वेस्ट करना है, जो दिग्गज कंपनीज़ हैं, रिलायंस इंडस्ट्री, L&T, बिरला, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है वो। कुछ लोग कहेंगे नहीं, हमें कोई इससे भी छोटी कंपनी होगी, उसमें हमको इन्वेस्ट करना है जिसमें पोटेंशियल हो ग्रो करने का। तो सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड कुछ कस्टमाइज फंड लॉन्च करते हैं। कस्टमाइज फंड लॉन्च करने यानी कि बिल्कुल जैसा हमारा प्रेफरेंस है और सिर्फ हमारे लिए फ़ंड लॉन्च करेंगे, ऐसा नहीं है। ब्रॉड लेवल पे कोई एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एट्रीब्यूट्स को पकड़कर वो फ़ंड लॉन्च करेंगे जिसके अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टर्स कवर हो जाएंगे। तो कस्टमाइज़ का मतलब ये मत समझना कि म्यूचुअल फंड वाले हमारे हिसाब से एक कस्टमाइज फ़ंड निकालेंगे, बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि जितने फ़ंड वो ऑफ़र करते हैं वो कोई कस्टमाइजेशन से कम नहीं है। तो जैसे हम ये कंप्लीट करेंगे आज का लेक्चर, तब तक आपको वो बात समझ में आ जाएगी। जैसे कि इक्विटी फंड के अंदर एक सब ऑप्शन है लार्ज कैप का। लार्ज कैप मीन्स व्हाट? कैप मीन्स यहाँ पे कैपिटलाइजेशन, कैपिटल। जो कंपनीज का कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत बड़ा है, ज़बरदस्त है, वो हो गए लार्ज कैप। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, यहाँ कोई भी एक हैवी इंडस्ट्रीज़ पकड़ लो जिसके अंदर कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू सम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होता है। इसका कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। तो जहाँ पे कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है वो हो गया लार्ज कैप, जहाँ पे वो कम लगेगा वो क्या हो गया? स्मॉल कैप। तो दोज हु वांट टू इन्वेस्ट इन लार्ज कैप, उनके लिए क्या हो गया? लार्ज कैप फंड हो गया। यानी कि इक्विटी फंड, उसके अंदर सब ऑप्शन लार्ज कैप फंड। हमने जो एग्जांपल देखा था SBI ब्लू चिप फंड का, वो भी क्या था? अगर आपने ध्यान से पढ़ा रहेगा फर्स्ट लेक्चर, कैप याद आ रहा है? वो है इक्विटी फंड, उसके अंदर भी वो है लार्ज कैप फंड। वैसे होता है मिड कैप फंड, वैसे होता है स्मॉल कैप फंड। अब समझ आया आपको? तो ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज के फंड उन्होंने लॉन्च किए। तो ऑलमोस्ट सारे इन्वेस्टर्स का प्रेफरेंस इसमें कैप्चर हो जाता है। कोई कहेगा कि हमें कोई सिंगल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना है, लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप, हमको कॉम्बिनेशन वाला ऑप्शन दो। तो उसके लिए म्यूचुअल फंड देते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड। यानी कि ये फंड ऐसा फंड है कि जो लार्ज और मिड कैप दोनों टाइप के कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। ओके, उसके बाद आता है मल्टी कैप फंड, यानी ऐसा फंड जो तीनों तरीके के कैपिटल वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। थोड़ा बहुत लार्ज कैप में जाएगा, थोड़ा बहुत मिड कैप में जाएगा, थोड़ा बहुत स्मॉल कैप में जाएगा। वो हो गया मल्टी कैप। अंडरस्टूड? तो आप एकदम रिस्क लेना चाहते हैं, आप रिस्क टेकर इन्वेस्टर है, तो आप यू माइट गो फॉर मिड कैप और स्मॉल कैप।
आपको रिस्क अवॉइड करना है, आपको सेफ रिटर्न चाहिए, थोड़ा कम मिलेगा चलेगा, देन यू माइट प्रीफर लार्ज कैप। आप चाहते हो कि नहीं, ऐसा भी कोई फंड होना चाहिए कि जो थोड़ा बहुत लार्ज कैप में भी डाले, यानी कि थोड़ा रिस्क कम ले, और थोड़ा बहुत फंड वहाँ इन्वेस्ट करे जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। तो मुझे सबका बेनिफिट चाहिए, तो उनके लिए सूटेबल होता है मल्टी कैप फंड, वो भी म्यूचुअल फंड ऑफ़र करता है। क्लियर? अब समझ में आया सब ऑप्शंस कैसे वो ऑफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा और भी सब ऑप्शंस होते हैं, दे ऑल आर बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और इन्वेस्टमेंट फिलोसफी। जैसे कि नेक्स्ट आ गया वैल्यू फंड। द नाम से उसके समझ में आ रहा है कि वो वैल्यू फंड है। वैल्यू फंड मीन्स व्हाट? ये फंड ऐसी कंपनीज फाइंड आउट करेगा कि जिसके अंदर वैल्यू है, इट हैज़ अ पोटेंशियल, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट फिलहाल वो अंडर प्राइज्ड है। डिफरेंस बराबर समझ लो। ऐसी कंपनी जिसके फंडामेंटल एनालिसिस आप करोगे तो उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन मार्केट ने वो वैल्यू कैप्चर नहीं किया अभी तक, और आपको वो सस्ते दाम में फ़िलहाल मिल रहा है, वो हो गया वैल्यू फंड। क्लियर? इसके बाद की कैटेगरी ELSS। ये भी बहुत फेमस कैटेगरी है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ये प्योर इक्विटी फंड है, मैक्सिमम पैसा आपका इक्विटी में ही जाएगा इसके अंदर। लेकिन ये फंड का एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि आपको इनकम टैक्स के अंदर अंडर सेक्शन 80C आपको डिडक्शन मिलता है अगर आप ये फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो। लेकिन एक शर्त है कि इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड के साथ, यानी कि एक बार इन्वेस्ट किया 3 साल के बाद ही आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, उसके पहले नहीं। तो कंसिडरिंग 80C सेक्शन का डिडक्शन, उसके अंदर जितने भी ऑप्शन है 80C के अंदर, उसके अंदर ये लोएस्ट लॉक इन पीरियड वाला ऑप्शन है। तो 3 साल का लॉक इन पीरियड है, ये देखकर, ये सोचकर आप थोड़ा इसको नेगेटिव तरीके से मत देखना। ओके, नेक्स्ट कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड एक कॉन्ट्रारियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है। वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड में बहुत ही बारीक डिफरेंस है दोनों के अंदर। कॉन्ट्रा फंड ऐसा फंड है जहाँ पर वो ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट करते हैं कि दे आर अंडर परफॉर्मिंग राइट नाउ। अंडर परफॉर्म मीन्स व्हाट? कि वो कंपनी तो बहुत अच्छी है ही, बहुत स्टॉक ज़बरदस्त है, बहुत बड़ी कंपनी है, स्टॉक भी ज़बरदस्त है, उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा है, बट बिकॉज ऑफ सम शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इन मार्केट, या मार्केट को कोई शॉक लगा है जिसकी वजह से मार्केट गिर गई है, और वो आपको एकदम अच्छे प्राइस पे या रिजनेबल प्राइस पे वो आपको स्टॉक मिल रहा है। तो कॉन्ट्रा फंड वैसे फंड ट्राई करने की कोशिश करता है। वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड में बराबर डिफरेंस समझ लो। वैल्यू फंड वो स्टॉक फाइंड आउट करता है कि जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन मार्केट ने अभी तक उसको पहचाना नहीं है। कॉन्ट्रा फंड में ऐसे स्टॉक्स होते हैं कि मार्केट ने उनको पहचान लिया है, लेकिन वो आपको कम रेट में मिल रहा है बिकॉज ऑफ सम शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। फॉर एग्जांपल अभी की बात कर लो, कोरोना वायरस क्राइसिस की बात कर लो, जिसने अच्छे खासे बड़े बड़े कंपनीज जो हैं उनके प्राइजेस 50% डिस्काउंट पे ला दिया है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इंडिगो बहुत अच्छा बिजनेस था, मार्केट ने भी उसको रिकॉग्नाइज़ किया था, उसका स्टॉक प्राइस का शेयर प्राइस भी बहुत अच्छा था। अब क्या हुआ? कोरोना की वजह से बिज़नेस बंद, प्राइस गिर गया। प्राइस गिर गया इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बंद हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, उनका प्रोडक्ट नहीं चलने वाला, उनकी सर्विस नहीं चलने वाली, ऐसा नहीं है। द वंस द कोरोना क्राइसिस इज़ गेट सॉल्व, सब कुछ शुरू हो जाएगा, लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वंस अगेन ये एविएशन सेक्टर जब स्टार्ट होगा तब वापस से ये इंडिगो का स्टॉक भागने लगेगा। वैसे स्टॉक आते हैं कॉन्ट्रा फंड की स्ट्रेटेजी के अंदर। क्लियर? उसके बाद डिविडेंड यील्ड, ये थीम से बराबर समझ में आ रहा है कि ये फंड ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा जो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड यील्ड दे रही है। सो दिस हेल्प्स द फंड मैनेजर टू फिल्टर आउट गुड कंपनीज। अगर कंपनीज अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड दे रही है, दैट मीन्स कि वो कंपनी का रेवेन्यू स्टेडी रेवेन्यू है और वो स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो ये क्राइटेरिया पकड़ के दे फाइंड आउट सम स्टॉक्स। और जो फंड सिर्फ डिविडेंड यील्ड
हाई डिविडेंड यील्ड पे करने वाली कंपनी से इन्वेस्ट करेगा वो फंड क्या हो गया, डिविडेंड यील्ड। फोकस फंड भी होते हैं, और वो क्या होते हैं एग्जैक्टली, जो ये फंड गिने चुने 20 से 30 स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर डायमेंशन के बेस पर, पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेस पर, और सिर्फ उसमें इन्वेस्ट करके दे स्टे इन्वेस्टेड इन दोज ओनली सिलेक्टेड 30 स्टॉक्स। ये होते हैं फोकस फंड। पर्टिकुलर डायमेंशन या कोई क्राइटेरिया पकड़ लिया और वो उसके ऊपर दे विल फाइंड आउट दी बेस्ट 30 स्टॉक्स, और वो स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करेंगे। ऑफ कोर्स रेगुलर इंटरवल पे चेंजेस होते रहेगा, इवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन होते रहता है, वो हिसाब से चेंजेस होगा, बट 30 से ज़्यादा स्टॉक्स उसके अंदर नहीं होंगे, वो होते हैं फोकस्ड फंड। उसके बाद आता है सेक्टोरल थीमेटिक फंड। सेक्टोरल, इससे आपको समझ में आ गया रहेगा। 5th लेक्चर में अगर आपने ध्यान दिया रहेगा तो मैंने आपको पोर्टफोलियो बताया था। जस्ट बिलो द पोर्टफोलियो सेक्टर वाइज अलोकेशन का एक लिस्ट था। तभी मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्री और कंपनी दोनों में डिफरेंस क्या है, सेक्टर और कंपनी में डिफरेंस क्या है। तो आपने जो नाम पढ़े थे वो क्या थे, सेक्टर्स थे। टेलीकॉम सेक्टर्स हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, पीएसयू, हेल्थ केयर, फार्मा, ये सब क्या हो गए, सेक्टर्स हो गए। तो जो फंड पर्टिकुलर सेक्टर्स की कंपनी में ही इन्वेस्ट करेगा वो क्या हो गया, सेक्टोरल फंड। जैसे बैंकिंग फंड है तो वो क्या हो गया, सेक्टोरल फंड, सिर्फ बैंकिंग कंपनीज में वो इन्वेस्ट करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है तो ऑब्वियसली वो फंड सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में ही इन्वेस्ट करेगा। फार्मा फंड है तो सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में ही इन्वेस्ट करेगा। ये सब क्या हो गए, सेक्टोरल फंड। उसी के बेस पे होता है थीमेटिक फंड। दोनों कभी कभी सही लगते हैं बट दोनों में फिर भी डिफरेंस है। थीमेटिक मतलब एक पर्टिकुलर थीम आपने पकड़ लिया और वो हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे कि कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी एक फंड है तो वो क्या हो गया, थीम बेस्ड हो गया। ऑफ कोर्स दे विल इन्वेस्ट ओनली इन एफएमसीजी कंपनीज, बट उसके साथ और भी कंपनीज आ सकते हैं जो डायरेक्टली एफएमसीजी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। सो अगर एफएमसीजी फंड होता तो वो सेक्टोरल फंड हो जाता, बट थीम की वजह से थोड़ा ब्रॉड हो गया वो, एंड दे विल इन्वेस्ट इन ऑल दोज कंपनीज विच इज़ गिविंग देम कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी इन अ मार्केट। कभी कभी कोई और थीम पकड़ के आप उसमें वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें थीम इम्पॉर्टेंट है। तो कभी कभी सेक्टर और थीमेटिक फंड सेम लगते हैं बट फिर भी दोनों में डिफरेंस है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल इक्विटी फंड के अंदर आपके पास कितने सब ऑप्शंस अवेलेबल है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए तो यू कैन गो फॉर मल्टी कैप। उसके बाद ये वैल्यू फंड, इक्विटी फंड, ELSS स्कीम, कॉन्ट्रा फंड, डिविडेंड यील्ड, फोकस फंड, सेक्टरल थीमेटिक फंड। सेम वे इसी तरह से लेट अस सी हाउ मैनी सब ऑप्शंस आर अवेलेबल इन डेट फंड। अब डेट मार्केट सबको पता ही होगा, वो यहाँ हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। डेट फंड के अंदर भी आप सबको पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें ड्यूरेशंस इंपॉर्टेंट होता है। और ये डेट फंड के अंदर भी आपके इन्वेस्टर को बहुत सारे चॉइस ऑप्शंस उन्हें दिए हैं, जैसा इन्वेस्टर का रिक्वायरमेंट वैसा फंड। तो हम ये सब डीप में नहीं पढ़ेंगे, एट अ ग्लांस हम देख लेंगे कि क्या क्या अवेलेबल है, क्योंकि इसके लिए पूरा सेपरेट वीडियो लगेगा। तो लेट अस सी कि डेट फंड में कितने सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये देखो, बेस्ड ऑन ड्यूरेशंस इतने सारे 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शंस आर अवेलेबल। लॉन्ग ड्यूरेशंस, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशंस, मीडियम ड्यूरेशन होना चाहिए, मीडियम कैप हो गया है, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, लो ड्यूरेशन और ओवरनाइट। अदर देन ड्यूरेशन क्या अवेलेबल है, लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड, डायनामिक बॉन्ड फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, क्रेडिट रिस्क, एफएमपी मीन्स फिक्स मैच्योरिटी प्लान, गिल्ट फंड, ये भी पता ही होगा सबको, बैंकिंग एंड पीएसयू, इसको आप इक्विटी फंड मत समझ लेना। बैंकिंग एंड पीएसयू के डेट सिक्योरिटीज़ में ये फंड इन्वेस्ट करेगा। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो ये जितने भी फंड आपके सामने दिख रहे हैं
सबका रिस्क लेवल बहुत डिफरेंट है, तो जैसा इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट है वो हिसाब से वो फंड सिलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हमको सब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा फ़िलहाल, ये लेक्चर हम यहीं स्टॉप करेंगे। ये डेट फंड के लिए मैं सेपरेट वीडियो बाद में बनाऊँगा। ये म्यूचुअल फ़ंड की जर्नी हम कंटिन्यू रखेंगे। कमेंट सेक्शन में ये लेक्चर में आपको क्या समझा, क्या नहीं समझा, क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।